वास्तविकता मीटोस वह कोर है जो जीवो समूह को नियंत्रित करता है। रासायनिक और गोला बारूद उत्पादन लाइन हथियारों के लिए एक अद्वितीय विकास इंजन का प्रतिनिधित्व करती है और यह राष्ट्रीय उद्योग कॉस्मॉस यूरो और डायोन को शामिल करते हुए हथियार उत्पादन की धुरी है। क्योंकि स्टीव किम फाइलों की जांच करती है, वह आश्चर्यचकित होती है और निदेशक जून को इस एमओएस के राजस्व को देखने के लिए कहती है। बाकी की तुलना में अधिक जून उसे बताती है कि यह बहुत स्वाभाविक है क्योंकि कच्चे माल के बिना हथियारों का उत्पादन असंभव है। इसके अलावा एक बार जब ये सामग्रियां विकसित हो जाती हैं तो उनका मूल्य आसमान छू जाता है। स्टीव किम उसे बताती है कि यह मीटोस पर उसके आग्रह को समझाता है क्योंकि उसने सोचा था कि उसने चुना ऐसा इसलिए क्योंकि यह उनमें से सबसे कम प्रसिद्ध था, जिससे उसके लिए निर्देशकों के चयन को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करना आसान हो गया। वह उसे बताता है कि अंतिम टिप्पणी अभी तक पूरी तरह सटीक नहीं है और पूछता है कि मॉस का बजट इस स्थिति में क्यों है। लेकिन सचिव को नहीं पता। जून उसके व्यवहार से हैरान है और सोचती है कि उसकी सचिव होने के नाते उसे उसके साथ कुछ सम्मान से पेश आना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह अपना कॉल समाप्त करती है, वह बहुत उत्साहित हो जाती है और जून से कहती है कि कल से वह एमपीओ से सीधे अपनी रिपोर्ट भेजते हुए वहां विकास टीम के प्रमुख जून हंसते हुए कहते हैं कि उन्हें नहीं हंसना चाहिए या खुश हो क्योंकि अभी भी उसके सामने एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा है। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो जाती है क्योंकि वह जानता है कि चीजें यहां से और अधिक रोमांचक हो जाएंगी और इतिहास बनाने की उसकी यात्रा बर्फीले राजमार्ग पर शुरू होने वाली है। जून कार से बाहर देखता है, खिड़की सोच रही है कि यह 1 महीने हो गया है जब से वह विकास टीम के प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है और निकवच भेदी खोल के लिए विकास परियोजना सुचारू रूप से शुरू कर दिया है। एक बार विकास की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और वे बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ले जाता है, वह अध्यक्ष कमाने में सक्षम हो जाएगा। जेन का भरोसा जीतना उसके लिए काफी नहीं है। उसे अपनी स्थिति को इतना मजबूत करना होगा कि भविष्य में उसे स्वतंत्र रूप से नया हथियार विकसित करने का अवसर मिल सके। इसके लिए उसे एक असाधारण नवाचार और अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत है, अपने समय से बहुत आगे का हथियार, जैसे स्मार्ट शेल। उदाहरण के लिए ड्राइवर जून को यह कहते हुए सुनता है और पूछता है कि क्या जून ने उसे फोन किया था या कुछ और, जिस पर जून जवाब देता है कि वह बस अपने आप से बात कर रहा था और यह कुछ नहीं है। जून स्मार्ट शेल के बारे में अपने विचारों में लौटता है और इस युग में ऐसा कुछ बनाने की संभावना पर विचार करते हुए यह सोचा कि यह सिर्फ उत्तरी कोरिया के लिए नहीं होगा बल्कि चीन और जापान के लिए भी होगा और इनमें से कोई भी नहीं अपने स्वचालित और नौसैनिक तोपों की सीमा के भीतर के क्षेत्रों में सैन्य उकसावे के लिए तैयार रहेंगे। जून इस लक्ष्य को हासिल करने का मन बना लेता है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जून सहायक यान से पूछता है कि वह उसे इस तरह से आईने में क्यों देखता रहता है। ड्राइवर हंसता है और माफी मांगता है, यह कहते हुए कि घन विचार में जून के भावों ने उनका ध्यान खींचा। जून को लगता है कि वास्तव में उनके सहायक यांग के पास गहरी अंतर्दृष्टि है और जैसा कि वह इस पर अधिक विचार करता है, उसे याद आता है कि यांग एक अत्यधिक कुशल जूडो खिलाड़ी था जो राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने के लिए पर्याप्त कुशल था और ह्यून के लिए धन्यवाद महान दयालुता दोनों तब से जुड़े जब से सहायक यांग को ह्यून ने अस्पताल के गलियारे में देखा था। अपनी मां की अत्यधिक सर्जरी लागतों के कारण पूरी तरह से निराश महसूस कर रहा था, हालांकि वे उस समय अजनबी थे। ह्यून ने यांग की मां की सर्जरी की पूरी लागत का भुगतान किया और उनका रिश्ता उस क्षण से शुरू हुआ जब यांग ने उनके लिए अपने निजी सहायक के रूप में काम करने पर जोर दिया। तो जून ने सहायक यांग से पूछा कि क्या उसे अपने खेल कैरियर को छोड़कर उसका सहायक बनने का पछतावा है। यांग ने जवाब देने में देर नहीं लगाई और बताया कि उसे किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं है और उस समय हंक की मदद के बिना उसका काम संभव नहीं था। मां तो बहुत पहले ही मर गई होती। जून हंसता है और उससे कहता है कि उसने भी उसे बड़ी परेशानी दी है और अगर वे सब जोड़ दें तो वे बराबर हैं, इसलिए किसी को भी दूसरे पर कुछ नहीं देना है और वह जब चाहे तब जा सकता है। सहायक यांग हंसता है और कहता है कि वह काम करना जारी रखेगा, रिटायरमेंट तक एक सभ्य विच्छेद पैकेज प्राप्त करना, और यदि जून उसे इससे पहले निकाल देता है तो इसे अवैध और मजबूर बर्खास्तगी माना जाएगा। जून हंसते हुए सहायक यांग को बताता है कि यात्रा के दौरान उनकी बातचीत ने इसे छोटा महसूस कराया। अंत में वे मीटोस एकीकृत अनुसंधान केंद्र में पहुंचते हैं। जून नीचे चलता है। केंद्र के गलियारे में शांति से जून किसी को बालकनी के बाहर खड़ा देखता है जैसे कि किसी का इंतजार कर रहा हो। वह उस व्यक्ति को पहचानता है और महसूस करता है कि यह प्रोफेसर है जो उसे बुला रहा है कि वह अब यहाँ है। जून उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या वह भी हर दिन बहुत पीता है। यह हैन के शरीर में प्रवेश करने के बाद से यह पहली बार है जब जून ने प्रोफेसर को देखा है। प्रोफेसर जवाब देते हैं कि यह एक आदत है जो वह कभी नहीं छोड़ेंगे और जब से जून ने उनके साथ पीना बंद कर दिया है वह अकेले ही पी रहे हैं। जून उनसे कहती है कि उन्हें छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए। इन दिनों आदत और अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जून भावुक महसूस करता है क्योंकि वह अपने गुरु को देखने से डरता था। अब यह है कि 10 साल में प्रोफेसर यकृत के थेरोसिस से गुजर जाएगा। प्रोफेसर हंसता है और जून को चिंता न करने के लिए कहता है कि कोई भी अपने समय से पहले नहीं मरता है और हर किसी का अपना नियतक्षण होता है। जून उससे जिया के बारे में पूछती है। प्रोफेसर जवाब देता है कि वह है अभी भी उसकी सहायता कर रहा है और कुछ भी नहीं बदला है। जून हंसती है। उसके लिए यह विश्वास करना कठिन है कि सचिव किम और प्रोफेसर चचेरे भाई हैं। प्रोफेसर उसे धमकी भरे भाव से देखता है और उसे सावधान रहने की चेतावनी देता है। जून हंसती है और कहती है कि वह कभी भी कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा कि इतने लंबे समय के बाद अपने छात्र के साथ मजाक करना वास्तव में आनंददायक है। जून ने उन्हें बताया कि उन्होंने देखा है कि वह शांत लग रहा है, जिसका अर्थ है कि कवचभेदी शैल मिश्र धातु का उत्पादन सुचारू रूप से चल रहा है। प्रोफेसर ने जवाब दिया कि यह ठीक है, यहां उपलब्ध सभी उपकरणों की बदौलत यह काम बहुत ही आसानी से चल रहा है। उन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और दुनिया में कोई अन्य अनुसंधान सुविधा नहीं है।
जिसमें सामग्री प्रसंस्करण उपकरणों की इतनी विविधता हो। उन्होंने कहा कि लगभग 1 महीने में वे अंतिम उत्पादन का परीक्षण करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके